नमस्कार दोस्तों। लेट्स स्टडी टुगेदर पे सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। अगर एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज हार मत मानो। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि छोटी सी बात है। अगर आज आप लगातार काम करते रहोगे, पूरी मेहनत से काम करोगे, तो जब आप एक दिन अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे तो खुद पे गर्व होगा। और आपको वो दिन याद आएगा जब मुसीबत का दिन याद आएगा। कि एक तो होता है ना, जब हम कहीं भी दौड़ना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है कि अपने क्या है, पेट में बाईं तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो एक घड़ी होती है। तब वो क्या है, हमारे दिमाग में एक बार आता है कि छोटे थोड़े से पल के लिए आता है कि चलो यार अब नहीं दौड़ते हैं, रुक जाते हैं, दर्द होने लग गया है। लेकिन एक बार अगर उस दर्द को हम बियर कर लेते हैं, मतलब सहन कर लेते हैं, और वो क्या थोड़ी दूर और दौड़ने के बाद क्या वो दर्द खत्म हो जाता है। हम तो लाग ज्यादातर तो प्रैक्टिस भी करते हैं, क्या जिस साइड में दर्द होता है ना उसके अपोजिट साइड का अंगूठा दबा लेते हैं और उस दर्द को सहन कर लेते हैं। तो वो एक तरह की, मान लो अपने आप में एक तरह का विश्वास जगाना है कि यार मैंने अंगूठा दबा लिया है, इस साइड का दूसरे साइड का अंगूठा दबा लिया है, और हम इस दर्द से अभी निकल जाएंगे और फिर हम लंबा दौड़ पाएंगे। तो ये आप किसी तरह भी अपने आप पे विश्वास कीजिए, कुछ भी विश्वास कीजिए, कोई भी बनाइए, लेकिन जो बीच में कभी 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 परेशानी आती है ना, उस समय हार नहीं मानना है कभी। क्योंकि हर कोई भी काम शुरू करता है ना, तो एक परेशानी भगवान क्या परीक्षा लेता है कभी कभी। तो उस चीज से निकलने के बाद क्या आपका लक्ष्य बहुत ही मतलब आसान हो जाता है। परेशानी आगे भी आती है, ये बात नहीं है, लेकिन वो इनिशियली जो एक बार हम जो परेशानी से किसी का सामना कर लेते हैं ना, तो हम में एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है कि यार कुछ नहीं, पहले भी ऐसी परेशानी आई थी और मैंने जल्दी से सोल्व कर दिया था। अगर अभी कोई हार्ड भी आ जाएगी तो कोई बात नहीं, हमारा मोटिवेशन लेवल अप हो जाता है कि हम इसको भी पार कर देंगे। तो वो याद रखो, आज अगर आप हार मत मान रहे हो, अगर आपके सामने परिस्थितियां विषम है और आपको मेहनत ज्यादा लग रही है, तो उस समय उस चीज को छोड़ो मत। ठीक है। तो ये हर चीज में होती है कि छोड़ने का एक टाइम आता है। ठीक है। और बीच में थोड़ी सी मुसीबत आती है तो वो कुछ लोग छोड़ देते हैं, और जो छोड़ देते हैं ना वो फिर आगे सफल नहीं हो पाते। तो अपने आप पे गर्व करना है और उस पुराने दिन को याद रखिए कि अगर उस दिन मैंने वो चीज छोड़ दी होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। ठीक है। तो आपको कभी भी हार नहीं माननी है। जब आप हार नहीं मानोगे, मेहनत करते रहोगे पूरी लगन से, तो आप एक दिन अचीवमेंट जरूर पाओगे और फिर अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि हाँ मैंने ये कर दिखाया। तो चलो सबसे पहले जो कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं। जो द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल 2020। तो इंडिजिनियस पीपुल के बारे में मैंने बताया था कि जो किसी भी कोई भी क्षेत्र है उसके जो पहले जो मूल निवासी होते हैं उनको इंडिजिनियस पीपुल बोला जाता है। तो इस बार थीम क्या है, कोविड 19 एंड इंडिजिनियस पीपुल रिजिलेंस। अब कोविड 19 के चलते अब ये लोग क्या होते हैं, जो इंडिजिनियस पीपुल होते हैं ना, वो क्या है सबसे घुलते मिलते नहीं है। जो एक ट्राइब्स होती हैं ये, तो ये क्या अपने अंदर ही मस्त होती हैं और वो बाहर की जनता से घुलते मिलते नहीं है। तो ये कोविड 19 का क्या है, इन पे भी बहुत बड़ा एक असर हुआ है। तो लेकिन उन्होंने क्या है, अपना बहुत ही अच्छा किया है, इन्होंने अपने आप को खुद ही सेल्फ आइसोलेशन में कर दिया कि वो अपने आप ही एक आइसोलेशन में रहने लगे। और तथा अपनी बॉर्डर जो टेरिटरी है अपने एरिया की, अगर वो किसी जंगल में रहते हैं तो उनको सील कर दिया, ना बाहर जाएंगे ना बाहर से किसी को आने देंगे। तो जहां तक हम इतना अच्छा स्टेप नहीं ले रहे, उससे अच्छा जो जो ट्राइब्स हैं वो अच्छा स्टेप ले रही है। और वो ऑलरेडी जानते हैं कि अच्छे अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ट्राइब्स थी वो भी जानती है कि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ऐसी महामारी एक दिन जरूर आएगी। इसलिए वो क्या है, नेचर से जुड़े रहते हैं। तो उनके बारे में ये दिन मनाया जाता है। और थीम भी इस बार थी कोविड 19 एंड इंडिजिनियस पीपुल रिजिलेंस। सेकंड क्वेश्चन था मेंबर ऑफ, मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे जिन्होंने काकोरी कांड में जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी थी खजाना लूटा था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, असफला खान हो गए एंड चंद्रशेखर आजाद थे। इन्होंने मिलकर क्या है, काकोरी कांड में ट्रेन लूटी थी। उनको क्या हथियारों की जरूरत थी कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनको हथियार चाहिए थे। तो उन्होंने खजाना लूटा और फिर उनसे हथियार खरीदे। बाद में उनको क्या है, फांसी की सजा भी हो गई थी। कुछ को चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को क्या है, अपने आप ही गोली मार ली। नेक्स्ट न्यूज थे जापान साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, मतलब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था, जो आत्म समर्पण के जो सिग्नेचर थे, कब किए थे। तो ये किए थे 2 अक्टूबर 1945 में, और उसी 2 सितंबर सॉरी 2 सितंबर 1945, और उसी दिन के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। और यूएसए ड्रॉप सेकंड एटम बम, जो यूएसए ने जापान में सेकंड एटम बम गिराया था, तो उसका नाम पूछा गया है। तो उसका नाम है, पहले का तो नाम है सेकंड का है फेटमैन। जो पहले का नाम क्या था, लिटिल बॉय। और पहला कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पे गिराया गया था 3 अगस्त को। दूसरा फेटमैन जो 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया। तो ये याद रख लेना, तो बहुत बड़ी एक त्रासदी थी वर्ल्ड में। एंड अभी जो सीएजी टेक ओवर किया उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जीसी मुर्मू, जो पहले फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। और ये भी याद रख लेना,
कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट न्यूज़ है CAG इज एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश बाय, जो CAG की अथॉरिटी है किस आर्टिकल के तहत एस्टेब्लिश की जाती है, तो आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये एस्टेब्लिश की जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है जो CAG है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो महालेखा नियंत्रण है, तो वो किसको रिपोर्ट करता है, मतलब किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है सबसे पहले, तो वो केवल पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। पार्लियामेंट के बिहाफ ऑफ में क्या है, वो सभी ऑडिट करते हैं। कभी भी कोई प्रेसिडेंट कोई एग्जीक्यूटिव और उनको लेके आप रिप्लाई मत दे देना, इसको घुमा के पूछा जा सकता है, तो ये पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को देते हैं। और जो CAG है वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो की टर्म है 6 ईयर और 65 ईयर्स विच एवर अर्लियर। तो ये भी याद रख लेना थोड़ी, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैंने आपसे सवाल पूछे थे कि जो 4 बुलवर्क कौन कौन से हैं, तो एक तो CAG हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, एंड इलेक्शन कमीशन हो गया, एंड UPSC हो गए। तो 4 जो डेमोक्रेटिक तंत्र है उसको बचाने के लिए ये 4 बुलवर्क्स हैं। ब्लैक बॉक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड इन, तो ब्लैक बॉक्स कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फिट किया जाता है, तो एयरक्राफ्ट में फिटेड होता है, जो सारा जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, जो वॉइस कम्युनिकेशन है वो रिकॉर्ड करता है जहाज के। इंडिया प्लेस इन फॉरेक्स रिजर्व, जो इंडिया का कौन सा स्थान है अभी फॉरेक्स रिजर्व में, तो 5वें स्थान पे है। तो आप भी देखना, चाइना, जापान, कौन सा हो गया, एक स्विट्जरलैंड हो गया और एक है रशिया। तो जो 5वें नंबर पे अभी क्या है, इंडिया है। तो चलो अभी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत का आपको पता ही है, सभी को हमें अपने देश के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। ये आपको मैंने बताया था कि कब से चला है, 1905। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट आपको याद किया होगा, मैंने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था। 2 दिन पहले 7 अगस्त के दिन मैंने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ाया था आपको। तो उसमें स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था, उससे लेके आज तक अभी तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। कोई भी हम पे क्या दबाव होता है दूसरे देश का, यह हो गया तो क्या है, मूवमेंट चला देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मूवमेंट चला देते हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने ब्रिटिश का पार्टीशन किया था, उस समय मूवमेंट चलाया था 1905 में, याद रखिए, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो उस समय भी स्वदेशी मूवमेंट था, और आज फिर आत्मनिर्भर भारत एक स्वदेशी मूवमेंट का ही रूप है। ठीक है, तो अभी भी हम बाइकआउट चाइना करते हैं, उस समय बाइकआउट ब्रिटिश करते हैं। तो ये एक बहुत मतलब अपनी जो पॉलिसियां हैं उनको एक बहुत बुरे रूप से प्रदर्शित करता है कि हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंस ना होकर खुद के देश के ऊपर डिपेंडेंस होना जरूरी है। तो अभी क्या धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या और पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो अब हमारा सहयोग बनता है कि हम क्या है, इनका सहयोग करें। तो अब न्यूज़ देखते वाले, तो आत्मनिर्भर भारत के जो ये पॉलिसी है इसके तहत क्या है, अभी इंपोर्ट एम्बार्गो, जो इंपोर्ट पे क्या है निषेध लगाया गया है 101 आइटम टू बूस्ट इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट। जो भारत में जो डिफेंस प्रोडक्ट बनाने हैं अभी यहीं बनेगा, हम बाहर से कोई परचेज नहीं करेंगे। इसके लिए हमने गवर्नमेंट ने जो FDI भी 49% से 75% के लगभग FDI कर दिया कि मेक इन इंडिया काम होगा, यहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और यहाँ से बाहर दूसरे देशों में बेचा जाएगा। तो ये है, इसके लिए क्या है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो थीम रखी थी, उसकी जो 5 पिलर्स पे है, वो तो इकोनॉमी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिस्टम हो गया, डेमोग्राफिक हो गया एंड डिमांड। इन 5 पिलर्स पे टिकी है। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना है, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, तो क्या होगा, इकोनॉमी और बढ़ जाएगी, बिल्ड अपने आप होगी। और डिमांड हमारी ऑलरेडी है, जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी डिमांड है कि हमें जो अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वाले आर्म्स चाहिए। तो ये चीज़ें क्या आत्मनिर्भरता की एक जो पिलर सही है। तो अभी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ये याद रख लेना, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करते हैं, उन्होंने लिस्ट तैयार की है 101 आइटम की। क्या है, उनको क्या है, उन पे इंपोर्ट लगाया जाएगा अब एक टाइम पीरियड की, उनका कोई टाइम पीरियड, अगर भारत कोई असोल्ट राइफल खरीद रहा है कि 2020 तक ये हमें असोल्ट राइफल दिसंबर 2020 तक खरीदनी है, तो अगर 2020 तक ये टाइम पीरियड था, अगर उस तक हम खरीद लेते हैं तो ठीक है। उसके बाद क्या है, असोल्ट राइफल हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, ज़्यादातर हम क्या है उन पे बैन लगा देंगे और कोशिश करेंगे कि इंडिया में ही वो चीज़ें बने। तो ऐसे ऐसे आइटम दिए गए हैं, कोई दूसरा मतलब एयरक्राफ्ट हो गए, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, तो बहुत सी चीज़ें 101 लिस्ट की है। तो ये आप तो PIB की साइड से देख लेना कि कौन कौन सी लिस्ट है, और लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एक यहाँ पे हम क्या बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, वो भी बाहर से खरीद रहे हैं। अब हमें टेक्नोलॉजी इतना तो बढ़ाना होगा कि हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह हो गए, कुछ जो गाड़ियाँ आर्मर्ड व्हीकल हैं वो यहाँ से खरीद सकें, यहाँ पे खुद बना सकें। तो इन पे भी लगा। अब ये क्या है कि बेस्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस, तो एक बेस्ट स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। तो अब ये सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जो MSME, जो छोटे उद्योग हैं, जो वो कुछ चीज़ें बना सकते हैं, और उनको क्या टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा, DRDO टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, और DRDO की टेक्नोलॉजी के तहत वो चीज़ें बनाएंगे।
तो अभी लिस्ट प्रिपेयर की गई थी 10 जो 1 की है, तो ये तो है नहीं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वो लिस्ट तैयार कर दी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ज़्यादातर क्या सिविलियन है, आर्म फोर्सेज में है, लेकिन जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो आर्म फोर्सेज का होता है। तो इसलिए क्या है, आर्म फोर्सेज के साथ जो मीटिंग्स हुई, कंसल्टेशन हुआ, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डीआरडीओ, डिफेंस के जो पीएसयूज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हो गया, जो अदर जो आर्म फोर्सेज से रिलेटेड है, उन सभी के जो कंसल्टेशन हुआ उसके बाद ही ये लिस्ट बनाई गई है। तो इसमें क्या बताया कि ऑलमोस्ट 260 स्कीम सच आइटम्स वर कंटेक्टेड, क्या 260 स्कीम अभी भी चल रही हैं, जो कि उसकी लगभग कॉस्ट कितनी है, 3.5 लाख करोड़ है, जो बिटवीन टू कॉन्टेक्ट किया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जो भी अप्रैल 2015 से लेकर अगस्त 2020 में 260 स्कीम चली है, जो कि 3.5 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अभी क्या जो हमने को निषेध किया है, बैन किया है, उसमें क्या होगा कि 101 आइटम है, जो कि एस्टिमेट कॉस्ट होगी उनकी 4 लाख करोड़। तो अभी आपको पता है ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि धीरे धीरे टाइम बढ़ता है ना, तो रेट भी बढ़ती जाती है। तो 4 लाख करोड़ को प्लेस करेंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के, मतलब जो भारत की जो खुद की इंडस्ट्री है, उनमें 4 लाख करोड़ का क्या है, हम एस्टिमेट कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आने वाले 5 से 7 साल में। तो आप जानते हो कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक खुद की जीडीपी बढ़ेगी, जो आपको इंपोर्ट करने के लिए आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा दूसरी चीज़ें, और बाद में धीरे धीरे क्या है, हमने एक नई डिफेंस पॉलिसी बनाई है, उसके तहत हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो क्या है कि चीज़ टेक्नोलॉजी इन्वेंशन होगा, यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा, तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ इकोनॉमी में भी एक अच्छा मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसमें जो आइटम्स हैं वो क्या क्या इंक्लूड किया गया, जो आर्टिलरी गन्स हो गई, असोल्ट राइफल्स हो गई, सोनार सिस्टम हो गए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो गए, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो मैंने ये बताया था कि ये चीज़ें आप एक बार आपको सनसनी नज़र से देख लेना, अगर पीएबी की साइट पे जाके। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन ने एक बिग पुश किया है कि खादी एंड टूरिज्म, जो कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो विलेज ऑफ चुलुयू, वहाँ पे क्या फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग सेंटर खोला, ठीक है, जो ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन, ट्रेनिंग भी देंगे और उसमें वहाँ पे प्रोडक्शन भी होगा। तो ये याद रख लेना कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, तो ये चुलुयू गांव में। तो वो इतना आपको प्रिसाइज होकर मैप में नहीं पूछेंगे शायद कि चुलुयू गांव अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है, लेकिन स्टेट वाइज आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे मतलब खोला गया है, नॉर्थ ईस्ट में खोला गया है जो पहला सिल्क है। तो उसने क्या किया, इस हालांकि देखिए नॉर्थ ईस्ट का भी हमें क्या है बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक क्या आर्थिक स्थिति में पिछड़ा रहा है। और अगर हम वहाँ पे ये फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग खोलते हैं, तो वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो हिली एरिया पे जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड रहे हैं, उनको एक तरह का रोजगार मिलेगा, और उनकी लाइफ है भी एक स्ट्रीम लाइन में आएगी। हालांकि वहाँ पे क्या कुछ दिनों पहले केवाईसी ने क्या है 250 हनी बी बॉक्सेज है ना, वो भी वहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हनी बी बॉक्स का, अब जो कोई भी गवर्नमेंट कोई चीज़ें देती है ना, तो वो ये नहीं है कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे दे दिया ना कुछ वो होता है, कोई ना कोई तरीका होता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आता हूँ कि केरला में कोई बंदे हैं और हमें राजस्थान में कोई चीज़ खोलनी है, मतलब कोई मतलब जो धारदार होता है ना, मछली काटने वाला एक चाकू टाइप का होता है, और वहाँ पे हम राजस्थान में उसका सेंटर खोलते हैं, ठीक है, तो क्या वो फायदे में रहेगा? कभी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मछली नहीं है, तो मछली काटने वाला चाकू क्या रास्ता में है? तो ऐसी चीजें होती है कि अब देखो केवीएसी नहीं थे 250 हनी जो बी बॉक्स दिए ना, वो कहीं ना कहीं सोच के दिए हैं। अब जो अरुणाचल की जो वैली है, वो क्या है, बहुत सारे जो फ्लोरा एंड फोना है, वो मतलब उनमें रिच है बहुत ही, उनके पास उपलब्धता है कि बहुत सारे अच्छे तरह तरह के फूल है, और जहाँ पे अच्छे तरह के फूल है, सुगंधित फूल है, वहाँ पे फ्लोरा फोना बहुत अच्छा मतलब फैला हुआ है। तो वहाँ पे क्या मधुमक्खियाँ भी होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शहद क्या है वो प्रोड्यूस करेंगी। तो वहाँ पे तो 250 हिरनी बॉक्सेस बांटे हैं। और दूसरा क्या है, जो ट्राइब्स हैं वहाँ के लिए कि एम्प्लॉयमेंट का साधन भी हो गया। और धीरे धीरे बाद में अब गवर्नमेंट क्या है, दूसरे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर एफपीयूज खोल रहे हैं, एफपीओ खोल रहे हैं, तो वो भी एक तरह का, ये वहाँ पे एक तरह का वो टेक हो जाएगा कि वो एक इंडस्ट्री बना पाएंगे पूरे किसान मिलके, तो उनकी क्या आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें एक से दूसरी चीज़ें आप लिंक करके जोड़ के रहना। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो गांव है, ये क्या है 30 किलोमीटर है हाईवे से, और जो कि ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जीरो स्पॉट, तो उससे 30 किलोमीटर दूर है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जो बहुत ही फेमस है जीरो स्पॉट, वहाँ से क्या है पूरा हरियाली, आपको दूर दूर से पहाड़ हरियाली दिखाई देते हैं, मतलब एक आप जाके देखोगे ना तो आनंद में हो जाएगा, पूरा ग्रीनरी रहता है। तो ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट के पास एक जो दूसरी चीज़ें, आप ऐसी चीज़ें सिल्क ट्रेनिंग सेंटर और प्रोडक्शन सेंटर खोलते हो, तो आप खुद समझते हो कि आप पहाड़ी पे जा रहे हो और आपका मन करता है कि वहां से सोल खरीदे, कि पहाड़ी सोल का
सभी चाहते हैं कि पहाड़ी शॉल लेके आए। अगर आप शिमला जा रहे हो तो वहाँ के शिमला से शॉल लेके जरूर लोग आते हैं। तो ये चीज़ें होती है कि आप कहाँ पे कोई चीज़ एस्टेब्लिश कर रहे हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप अगर आप 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर आप कोई ऐसा प्रोडक्शन सेंटर खोल रहे हो, वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, तो क्या वहाँ से जल्दी आपका सामान ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और वो एक लोगों के लिए और भी अच्छा रोजगार का माध्यम बन जाएगा। और दूसरा टूरिस्ट साधन भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी वहाँ पे क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका भी क्या है, व्यापार बढ़ेगा। दूसरा इनका जो गाँव का व्यापार बढ़ रहा है, जो दुकानदार हैं वहाँ पे भी वो दुकानें भी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, तो ये एक चीज़ें आपस में इंटरलिंक की जाती है। ठीक है, तो आप भी ये इंटरलिंक करना सीख जाइए कि कैसे किस चीज़ को हम किस तरह इम्पेक्ट करती है, किस तरह नेगलेक्ट करती है। तो ये चीज़ें आप एक एक चीज़ें जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप अभी आने वाले पीरियड में एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो। तो मैं आपसे ये आशा करूंगा कि आप भी चीज़ें एक दूसरे से जोड़ना सीखें। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी क्या है, ये आपके सभी के लिए एक क्लेरिफिकेशन दिया है। अभी एक इंडियन रेलवे ने एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि एडवर्टाइजमेंट बाय प्राइवेट एजेंसी इन ए न्यूज़ पेपर रिगार्डिंग 8 रिक्रूटमेंट्स इन 8 कैटेगरीज। ठीक है, तो ये आगे सेम पोस्ट इंडियन रेल। अभी क्या है, ये क्या बता, नाउ नाउ एडवर्टाइजमेंट डन बाय इंडियन रेलवे, नो प्राइवेट एजेंसी। नो यानी नो ये नहीं है, नो है। ठीक है, नो कोई भी नहीं, नो प्राइवेट एजेंसी हैज़ टू बी अथोराइज, कि अभी कोई भी प्राइवेट एजेंसी है वो अथोराइज नहीं है रेलवे की, जो क्या ये देने के लिए। अब इसमें हुआ क्या था कि जो एवेंट्रन इन्फोटेक था उसने क्या है, प्राइवेट न्यूज़पेपर था उसमें एक रिक्रूटमेंट दे दिया। ठीक है, और वो रिक्रूटमेंट रियली में था ही नहीं कुछ भी। अब क्या होता है कि ये एक देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, और लोगों की जो जो सोचने की शक्ति है ना, हम तो जल्दी में क्या क्या कर जाते हैं, वो भी है कि रोजगार इस तरह बढ़ चुका, बेरोजगारी इस तरह बढ़ चुकी है कि लोग सोचने पे भी मजबूर नहीं हो रहे हैं। उनको केवल रोजगार की केवल क्या है, वैकेंसी दिखनी चाहिए। वो भी ये भी नहीं देख रहे कि वो सही है या गलत है। और आजकल पता है आपको फ्रॉड कितना फैला हुआ है। तो अभी क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है। पहले बात तो ये न्यूज़पेपर की गलती है कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका एक आप ये प्राइवेट एजेंसी से कोई रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट कैसे ले सकते हो। तो इस पे तो प्राइवेट जो कंपनी है, जो न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर भी एक केस होना चाहिए अच्छी तरह से। तो दूसरी बात क्या है, जो बेरोजगार लोग हैं उन पे क्या है कि वो देखते भी नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन ऑर्गेनाइजेशन है। यार जो रेलवे का जो एग्जामिनेशन दे जा रहा है, कम से कम ग्रेजुएट है, 10+ हो, तो इसको इतना देखना चाहिए कि कहाँ से पोस्ट आई है। और मैक्सिमम ये भी आप देखो कि जब भी फॉर्म भरो तो आप जाके उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल साइट से ही फॉर्म भरो। अब रोजगार इस कदर पे है, उनको केवल पोस्ट दिखाई दी कि हाँ पोस्ट आई है, और उन्होंने एक साइट बताई थी, अपनी खुद की साइट बताई थी, उस पर जाके 700-800 रुपये एक पोस्ट के मांगे, और फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाया। अब कंपनी जब तक पुलिस इस चीज को पकड़ पाती, तो एक दिन में आप सोच लो कि अगर 1 लाख लोगों ने भी 800-800 रुपये देके फॉर्म भरे तो कितने लाख रुपए होते हैं। दूसरे दिन कंपनी को किसने पकड़ा, वो लैपटॉप फेंका। पकड़ी जाएगी, पुलिस पकड़ेगी, लेकिन क्या पता, आपको श्योरिटी थोड़ी है। तो रोजगार की क्या है कि हम जल्दी से कोई पोस्ट खुली, और क्या है कि बाद में साइट हैंग ना हो जाए, और जल्दी से जल्दी हम बिना देखे ही क्या है उस पर फॉर्म भर देते हैं, और बाद में वो फ्रॉड निकलता है, बाद में आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी। तो ये आपकी भी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी अगर कोई रोजगार न्यूज आ रही है तो उसकी गवर्नमेंट की जो ऑथराइज वेबसाइट है उस पर जाके पढ़ें, क्योंकि ऐसा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी ऑथराइज वेबसाइट नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि जब भी आए तो उस न्यूज़ को काउंटर चेक करो, कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और सबसे पहले जो साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, वो सबसे ज़्यादा है। जो ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहा है अभी। तो अभी क्या है, नोटिफिकेशन को होंगे कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो गया और रोजगार समाचार से ही दिए जाएंगे। तो ये केवल गवर्नमेंट का ही नहीं है, केवल हमें भी ध्यान रखना है। अभी न्यू जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी निकाली गई है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। तो अब इसको भी हम जोड़ेंगे, किस तरह जोड़ेंगे। तो दिल्ली पॉलिसी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, उसने क्या एम किया है कि दिल्ली जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। हाँ होगी, कोई अगर नई चीज़ आती है, कोई नई चीज़ बनती है, तो वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होती है। अब क्या है, इससे क्या है, रिड्यूस पोल्यूशन होगा। ये भी अच्छी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वही होंगे, तो कारों से निकलने वाला धुआं कम होगा। और दिल्ली आपको पता है सबसे वर्स्ट स्टेट में आता है ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट स्टेज में आता है एयर पोल्यूशन के चलते। तो वो भी रिड्यूस होगा। अरे ये तो इसमें क्या है कि जो जनरेट एम्प्लॉयमेंट होगा 100% जनरेट। कि आपको पता है कि कोई भी नया कोई सेक्टर खुलता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो अभी क्या है, लगभग 25% का इंश्योर किया है कि 2024 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो भी नए आ रहे हैं, वो उनमें 25% क्या है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो। अब इसके लिए क्या, गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी चलाती है और कोई लोगों को उसको क्या इम्प्लीमेंट करना होता है, तो इंसेंटिव जरूर देना होता है। कोई भी लोग अगर दूसरी चीज़ लेगा, तो अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं देगा ना, तो हमारी आदत होती है कि हम ट्रेडिशनल जो पुरानी चीज़ होती है ना, उसी को लेकर चलते रहते हैं। ये इंडिया की एक चीज़ें भी है, हम इंडियंस की एक ये है कि अगर इंसेंटिव नहीं मिलता है ना,
तो हम क्या पूरे ट्रेडिशनल रूप में ही चलते हैं। तो ये चीज़ें हम ट्रेडिशन से बंधी हुई अपनी परंपरा है, वो परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते, तो ये चीज़ें होती है। और जब इंसेंटिव मिलते हैं क्या परंपरा टूट जाती है। तो कोई बात नहीं कि अगर गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी लेके आनी है तो वो क्या है, इंसेंटिव देखिए। मजाक मजाक कर लेता हूँ, कभी बुरा मत मान लेना, ट्रेडिशन के खिलाफ मेरा कोई बुरा मत नहीं है, लेकिन आप खुद जानते हो, आप इसी सोसाइटी में रहते हो और हम और आप अलग अलग नहीं है। तो ये चीज़ें आप देख लेना। अगर गलत बोल रहा हूँ तो कहीं भी आप बोल देना, आपका भी बोलने का अधिकार है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता सकते हो कि आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको इंसेंटिव देगी, तो ये भी अच्छी बात है। ₹30,000 की सब्सिडी वो देगी, क्या है, जो टू व्हीलर्स हो गए, जो ऑटो रिक्शा हो गए, ई रिक्शा, और लगभग 1.5 लाख रुपीज़ दे रहे हैं वो कार के लिए दे रहे हैं। तो मैं आप छोटी सी आपको बात करूंगा, बस हो गया तो चलेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए ये चलेगा, और ये ऑटो रिक्शा हो गए ये चलेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बसें हैं वो इसमें जो अंदर सिटी बसें हैं वो चल सकती है। लेकिन जो कार है इस पे थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है कि कोई बंदा है जो सबसे ज़्यादा कारें चल रही हैं, वो कार क्या आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना पसंद करेगा। तो ये चीज़ें आपको सोचने की है। चलो दिल्ली में उसने खरीद लिया, लेकिन कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई भी हो गया, मैक्सिमम क्या उनके आजकल कोई भी जगह फिक्स नहीं है नौकरी की, अगर कोई भी हो गया बंदा, और दूसरे देश में, दिल्ली में क्या है, दूसरे जगह से लोग आके रहे हैं, तो अगर वो उनका या तो ट्रांसफर होता है या वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो अगर दूसरे जो मेन जो हाईवेज है उन पे अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो कार लोग बहुत कम रेफर करेंगे। चलो ये ले लिया कि इनको सिटी सिटी के अंदर जाना है, इसको चार्ज करा लेंगे। ऑटो रिक्शा बहुत ही अच्छी चीज़ है, बस भी बहुत ही चीज़ है, लेकिन क्या है, कार के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें पूरे देश में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा इनिशिएटिव और भी ज़्यादा लेना है कि जो हर जो मेजर हाईवे हैं, मेजर हाईवे नहीं, फिर तो इसमें भी बातें हो जाएंगी, और मेजर हाईवे पे लोग चले जाएंगे, लेकिन उनको अंदर गाँव में तरफ जाना हो और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करना हो, गाँव में तो भी लाइट भी नहीं आती है, और इसका तरह तरह मतलब प्रोग्राम भी नहीं है कि किस तरह गाड़ी को चार्ज करें। तो अभी इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमें हर पूरे इंडिया में क्या है, इलेक्ट्रिकल जो चार्जिंग पॉइंट है वो आपको क्या है, बनाने पड़ेंगे। और वो उसका अभी भी लंबा टाइम लगेगा, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा स्टेप लेना है। तो ऐसी चीज़ें आपको देखना है कि कौन सी चीज़ मतलब कहाँ पे इम्पेक्ट कर सकती है। तो मैं मान लिया कि हम स्कूटर चला सकते हैं, जो ऑटो रिक्शा वगैरह हो गया, उनको हमें सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हमें कारों से शिफ्ट करके जो मेट्रो ट्रेन हो गई और बसों में आना चाहिए अपने जो ऑफिस हैं इनके लिए। क्या आपको अकोमोडेशन होता है कि कहाँ पे अकोमोडेशन है, किस तरह, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकोमोडेशन एक जगह है तो वहाँ पे बस लगा दी जाए, लेकिन वो भी नहीं है। भी क्या है, अकोमोडेशन भी बिखरा बिखरा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो फिर आगे लाके लोग और क्या है, कारों से शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर कारों से छोड़ देंगे तो बसों में इतनी क्वांटिटी नहीं है, हमें बसों को क्या है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना है और हर एक चीज जगह एरिया को जोड़ना है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आरबीआई सेटअप पैनल फॉर स्ट्रेस लोन रिजोल्यूशन मैम। तो आरबीआई ने एक पैनल सेटअप किया है जो स्ट्रेस लोन है उनको रिजोल्यूशन करने के लिए। तो स्ट्रेस लोन आपको पता है कोविड-19 के चलते कि हर स्ट्रेस लोन क्या रहा है, हर लोन ही स्ट्रेस में है। जब अर्थव्यवस्था ही बंद पड़ी रही, जब पूरा का पूरा देश बंद था, अर्थव्यवस्था बंद थी, तो सारे के सारे लोन जो सेक्टर थे वो घाटे में चले गए। जब व्यापार नहीं हुआ तो लोन चुकाने की कोई बात नहीं आई। और जो सबसे बड़ी तो उनकी उन दुविधाओं, जो वो लोग हैं वो सेक्टर दुविधा में कि नया नया उसने एमएसएमई खोला है, और जो मार्च अप्रैल में जनवरी में जिसने कोई सेक्टर खोल जो कोई व्यापार किया है, शुरू किया है, और उसके बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया, तो उसका तो ब्याज इतना बढ़ जाएगा तो ब्याज चुकाने के लिए सक्षम ही नहीं होगा। तो अब उसी चीज़ों को क्या है उभरने के लिए एक पैनल सेटअप किया गया है, जिसको हेडेड है, चेयरमैन है उनकी केवी कामत साहब हैं। तो ये भी याद रख लेना केवी। तो अब उनको क्या बोला कि जो मेक रिकमेंडेशन ऑन नॉर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस, तो ये आपको बता दिया है। तो इसके इसके से जो कमेटी है इसका सेक्रेटरीट होगा इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो आप ये भी याद रख लेना इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या है। तो ये कि फॉर्म किया गया था 26 सितंबर 1946 को, तो आज़ादी से पहले फॉर्म किया गया था। टू ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग, जो मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम है उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेशन करेगी और इंडिया के जो बैंकिंग सिस्टम है उनको स्ट्रेंथन करेगी, उनको अच्छी अच्छी गाइडिंग देगी। तो इसमें आगे बात बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी आरबीआई हो गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, सभी क्या है, एक तो लिक्विडिटी बढ़ा रही है हर सेक्टर में कि लोन और दिया जाए लोगों को। क्योंकि आप तो ऑलरेडी अगर अगर लोन नहीं दिया तो क्या एनपीए का एरिया बढ़ जाएगा। क्योंकि आप मान लो किसी बैंक ने 1 लाख रुपए किसी व्यापारी को 1 लाख रुपए दिए और उसका तुरंत मतलब लॉकडाउन हो गया तो उसका व्यापार पूरा का पूरा ठप हो गया। तो अब अगर डेफिनेटली उसका व्यापार ठप हो गया, कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी अगर उम्मीद है, तो क्या अभी वो चुका नहीं पाएगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको अगर 50,000 रुपये और दे देती है कि उसका व्यापार किसी तरह चल जाए,
अगर और लिक्विडिटी उसके पास बढ़ा देती है तो वो बंदा क्या करेगा, उसका एक तो मोटिवेशन खुद आएगा, मोटिवेशन आएगा ही कि उसका 1 लाख रुपया डूबा हुआ है, अब उसको श्योरिटी भी नहीं है चुकाना है, फिर वो डिफाल्टर घोषित हो जाएगा। तो वो खुद का इनिशिएटिव आएगा कि यार मुझे 50,000 रुपये और मिले, मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूंगा तो क्या होगा कि मेरा बिजनेस की चल जाएगा, ताकि क्या होगा उसका खुद का एक तो सर्वाइवल हो जाएगा और दूसरा वो डिफाल्टर घोषित नहीं होगा। आपको पता है एक लोन डिफाल्टर घोषित होता है, आप हमने एक गांव में भी किया, एक तरह की गांव हो गए शहर हो गए, उस पर एक ट्यूशन हो जाता है कि यार ये डिफाल्टर है, बैंक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो क्या होता है अगर आप उनको और थोड़ी लिक्विडिटी देते हैं तो उसका एक खुद का मोटिवेशन होता है, फिर वो क्या काम करता है। तो ये चीज़ें अभी बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, किसानों को भी, जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर है, सभी को क्या गवर्नमेंट और ज़्यादा लिक्विडाइज करिए कि ताकि उनका जो स्ट्रेस जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़े। तो उन्हीं के लिए कमेटी बनाई गई, तो आप याद रख लेना। और आप भी चीज़ें जोड़ना कि अभी अगर 3 महीने से लॉकडाउन था तो अभी गवर्नमेंट को क्या कदम होना चाहिए, बैंकों को क्या उनका जो रुपया दिया है उनको हरास करके उनकी जमीन हड़प के ऐसे काम करने चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होती बड़े बड़े देशों में। आपको अगर किस तरह, अगर 1 लाख रुपया दिया है तो अगर गवर्नमेंट उनको 50,000 कैपिटल दे सकती है तो हो सकता है उसका व्यापार फिर बच जाए। तो ये ऐसी चीज़ें आपको इंटरलिंक करना है एक दूसरे से, कैसे किसी तरह को इकोनॉमी को बचाया जा सकता है, क्योंकि आप आके जाके एक इकोनॉमिस्ट बनोगे। आप कहीं पे कुछ कंपनी जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे केवी कामत साहब हो गए, ऐसे आप पैनल हेडेड करोगे, क्योंकि आपको भी ये अनुभव मिलता रहेगा। आप 10 साल की सर्विस हो गई, 20 साल की सर्विस हो गई और 25 साल की सर्विस के बाद क्या आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि पब्लिक सेक्टर्स हो गए उनको कैसे डील करते हैं और कैसे हम लिक्विडिटी बढ़ाएं, कहाँ से हमें लिक्विडिटी निकालनी है, ताकि अगर अपनी इकोनॉमी स्मूथ रूप से चलती रहे, कौन सा मतलब पॉलिसी कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है लियोपार्ड पोचिंग उत्तराखंड महाराष्ट्र। अभी लियोपार्ड पोचिंग आपको बताइए, जो इलीगल जो पोचिंग होती है उनको मार दिया जाता है, तो उसके बारे में एक न्यूज़ वो आई है, रिपोर्ट आई है। तो ये स्टडी किसके द्वारा की गई, तो ट्रैफिक एक, ये ट्रैफिक एक एनजीओ, नीचे बताएंगे, और एनजीओ अभी बता देता हूँ, एक एनजीओ उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो रिपोर्ट का टाइटल था स्पॉटेड। और आपको पता है लियोपार्ड की जो चमड़ी होती है, जो खाल होती है, वो क्या स्पॉटेड, जो स्पॉट्स होते हैं उस पर, तो उसी के ऊपर ये स्पॉटेड ही रखा गया है टाइटल भी। तो अभी स्टडी में क्या पाया गया कि लगभग जो आउट ऑफ जो 474 जो 747 जो डेड थे, लाइव लियोपार्ड डेड हुए थे इंडिया में, जो 2015 से 2019 के बीच में, उनमें से 596 लोग केवल पोचिंग की वजह से मारे गए हैं, मतलब उन पे इलीगल ट्रेड की वजह से उनको मारा गया है। तो याद रख लो 747 में 596, लगभग 600 के लगभग तो उनको इससे मारा गया है। और उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ थे, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थे। अब रीज़न क्या है, जो लियोपार्ड की स्किन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेड, वर्ल्ड में ज़्यादा क्या डिमांड रहती है उसके। तो इलीगल ट्रेड में क्या है, जो इलीगल ट्रेड होती है उसमें कमाई अच्छी होती है, तो लोग क्या है कि एक बार तो अपनी खुद की जान की भी परवाह छोड़ देते हैं इस कमाई के चलते, और ऐसा जो गलत काम करते हैं। तो अब ये यहाँ पे देख लीजिए, जो ट्रैफिक है एक जो इंटरनेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका स्ट्रेटेजिक अलायंस कौन सा है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड हो गया और आईयूसीएन हो गया, ठीक है, ये दोनों इसके स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं। तो अभी क्या है, और इनकी जो बोन्स होती हैं लियोपार्ड की, उनसे क्या है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती है। तो ये आप देख लीजिए, ऐसे चमड़ी इनकी निकाल के क्या फिर बेच दिया जाता है, और बोन से क्या दवाई बनाने के लिए बोन्स का भी इलीगल ट्रेड होता है। तो ट्रैफिक के बारे में देखते हैं कि ये एक लीडिंग एनजीओ है जो ग्लोबली ट्रेड फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में, सबके बारे में क्या है, जो कि बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता है, उनकी कॉन्टेक्स्ट में क्या है एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनके बारे में एनजीओ है, जो कि एस्टाब्लिश किया था 1976 में एस्टाब्लिश किया गया था। और ये किसके साथ काम करता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ करता है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के साथ काम करता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या है, अभी इंपोर्ट्स पे 101 इंपोर्ट जो 101 आइटम है उस पर भी बैन लगा दिया गया है, तो मतलब आने वाले टाइम पे वो बैन लगाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री का नाम बताना है। फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर विल बी एस्टाब्लिश्ड इन विलेज ऑफ जो अरुणाचल प्रदेश, तो उस विलेज का नाम बताना आपको। तो ये आपको याद दिलाने के लिए बताया है कि आपको याद रहे कि अरुणाचल प्रदेश में विलेज का नाम नहीं पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद रहे। कौन सी गवर्नमेंट है उसने अभी की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। आरबीआई ने जो स्ट्रेस लोन रिजोल्यूशन के लिए एक जो कमेटी तैयार किया है, पैनल तैयार किया है, उसके चेयरमैन कौन है, पहला ये हो गया। जो आरबीआई ने जो ये पैनल तैयार किया है उसका सेक्रेटरीट कहाँ पे होगा, ये भी देखा है, मतलब सेक्रेटरीट कहाँ होगा, तो ये भी आपको क्वेश्चन है। नेक्स्ट में रिसेंटली रिपोर्ट ऑन लियोपार्ड पोचिंग पब्लिश बाई, जो लियोपार्ड की पोचिंग पे जो रिपोर्ट थी उसे किसने पब्लिश किया है, पहला हो गया। और दूसरी जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसका टाइटल क्या है, तो रिपोर्ट का टाइटल भी क्या है। और थर्ड क्वेश्चन है कि जो हाईएस्ट कोचिंग बताई गई है इस रिपोर्ट के द्वारा, वो इंडिया के कौन से स्टेट में हाईएस्ट कोचिंग है, नंबर वन पे कौन से 2 स्टेट है उनके बारे में पूछा गया है।
और क्या कभी कभी वो कुछ न्यूज, कोई ऐसी न्यूज होती है वो छूट जाती है, तो मैं उसके क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो जैसे एक न्यूज छूट गई थी हाल ही में, क्या है, यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, तो आपको उस यूपीएससी के नए चेयरमैन का नाम बताओ। क्या जरूरी नहीं है कि मेरे को ही वो न्यूज पता चले, कभी कभी कोई न्यूज आप पढ़ भी लेते हो तो आप पता हो तो देखिए, वरना मैं कल आपको नाम बता दूंगा यूपीएससी के नए चेयरमैन के। और एक कंपनी कौन सी है जिसने क्या रोबोटिक लैब मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए बात कही है, आईआईसी बेंगलोर के साथ रोबोटिक लैब एस्टेब्लिश करेगी, जो कि बात होगी 5G जो नेटवर्क्स हैं उनके बारे में, मतलब उनके अंदर सर्च करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो skventure.blogspot.com पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे आशा करूंगा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं फिर से आपसे आशा करूंगा कि अगर लाइक किया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कोई दो राय नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे जो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनके आंसर्स के साथ, नई न्यूज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।